Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का जल ये कंप्लीट रीडिंग लगा ली थी। आज बेटा हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है इसका, वर्षण किसे कहते हैं? ठीक है, जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। जल वाष्प क्या, जब पानी भाप बनकर उड़ा तो उसने जल वाष्प का रूप ले लिया, और ये जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। मतलब जल वाष्प ठंडे होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों में आ जाते हैं, जिनसे कि बादल बनते हैं। यहां से यह वर्षा, वर्षा यानी लिक्विड फॉर्म में, हिम बर्फ के रूप में, ओस के रूप में, या फिर ओले के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिसे हम वर्षण कहते हैं। तो जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहां से यह वर्षा हिम, ओस व ओले के रूप में धरती पर गिरता है और वर्षण कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, जल चक्र क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, जल चक्र मतलब जो जल है वो चक्र लगाता ही रहेगा। देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। मतलब जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। पहले वो धरती पर था तो वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो इवापोरेट हो गया, उसका वाष्पीकरण हुआ तो वो गैस की फॉर्म में आ गया, फिर संघनन हुआ, फिर वो पानी की छोटी छोटी बूंदों में आ गया। ठीक है, तो ये लिखा, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्र लगाता है। कभी वह जल धरती पर होता है, कभी वायुमंडल में गैस के रूप में आ जाता है, और या फिर कभी धरती पर वर्षण के रूप में गिरता है, या फिर वो महासागरों में वर्षण के रूप में गिरता है। इसी को ही हम जल चक्र कहते हैं। मतलब जल चक्र लगाता ही रहता है। देखिए बेटा, इसका हमने चित्र भी बनाया है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये हमारा वाटर पार्ट है। और जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य की गर्मी के कारण यहाँ से जो पानी था उसका वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो गया, और पानी जो था वो भाप बनकर उड़ने लगा। देख रहे हैं आप, वाष्पीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ और पानी भाप बनकर उड़ने लगा। ये हो गया आपका ए पार्ट। फिर ये यहाँ ऊपर आकर जल वाष्प ठंडे होकर छोटी छोटी पानी की बूंदों में आ गए, जिनसे कि बादल बन गए। ये हो गया आपका बी पार्ट, संघनन स्टार्ट हुआ। अब जो ये पानी की बूंदे थी ये धीरे धीरे हवा में तैरने लगी बादलों के रूप में, और जब ये पानी की बूंदे इतनी भारी हो गई कि वो जो वायु जहां पर ये तैर रहे थे वह इसके वजन को सहन नहीं कर पाई, तो ये वर्षण के रूप में धरती पर गिर गई। तो ये बारिश के रूप में धरती पर आके गिरने लगे। ठीक है, इसे हमने कहा वर्षण सी पार्ट। और ये वापिस आ गया महासागरों में, सागर में गिरा तो महासागरों में गिरा, या फिर ये लैंड पार्ट पे भी गिर सकता है, स्थल पार्ट पे भी। तो मतलब ये जो है यहाँ वायुमंडल और महासागर और धरती, इनके बीच में चक्र लगाता ही रहता है, इसे हम जल चक्र कहते हैं। ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। देखिए आगे, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण लहरों की ऊंचाई प्रभावित होती है? मतलब लहरें कभी बहुत ऊंची उठती हैं तो कभी लहरें जो है उनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। तो बेटा, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक हैं पवन। पवन यानी कि पवन की गति डिपेंड करती है कि जो हवा है, जो पवन है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, तो लहरें भी उतनी ही स्पीड से आएंगी। जैसे जब पवन बहुत तेज गति से चलती है तो सुनामी आ जाता है। भूकंप, जब अंडर वाटर महासागरों के जल के नीचे भूकंप आए तो पानी में हलचल उत्पन्न होने लगती है, जिससे कि ऊंची तरंगें उठती हैं। ज्वालामुखी का फटना, या जब महासागरों के नीचे ज्वालामुखी फटता है तो भी लहरों की गति जो है, लहरों की जो ऊंचाई है वो प्रभावित होती है। या पानी के नीचे भूसंखलन, पानी के नीचे, ठीक है, पानी के नीचे भूसंखलन मतलब पानी के नीचे जो सतह है, ठीक है, जो महासागरों की सतह है, जब वहां पर भूसंखलन यानी कि धरती का खिसकना स्टार्ट हो जाता है तब भी लहरों की गति प्रभावित होती है। आगे देखिए बेटा, थलशाला किसे कहते हैं?
थलशाला मतलब छोटे छोटे प्लांट्स रखने का एक कृत्रिम अहाता। ये छोटे यानी कि घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता है। आर्टिफिशियल एनक्लोजर है जिसमें हम छोटे पौधों को रखते हैं। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 5, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय जल की ऊंचाई को या उसकी गति को प्रभावित करते हैं? मतलब महासागर के जल की गति कैसी होगी, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान। पहला हो गया तापमान यानी टेम्परेचर। दूसरा पवन कैसे प्रभावित करेगी? पवन की स्पीड से पता चलेगा कि महासागरीय का जल पवन के साथ कितनी तेज गति से चल रहा है। और सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण भी महासागरीय जल की जो गति है वो प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखिए, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा क्या है बेटा? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब महासागरों का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर की तरफ उठता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब ये जल ऊपर की तरफ उठता है और बहुत सारे तट के एक बहुत बड़े क्षेत्र को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल वापस अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ये कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने लिखा सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। मतलब अर्थ की सतह पर ज्वार भाटा आने का रीजन क्या है? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। जो सूर्य और चंद्रमा है वो अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जल को अपनी ओर खींचते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, तरंगे किसे कहते हैं? तरंगे क्या होती हैं? तरंग क्या है? मतलब महासागर के जल का उठना गिरना, मतलब लहरें तो ऐसे ही चलती है ना। तो तरंग क्या है? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। महासागरों की सतह पर जल उठा गिरा लगातार चलता रहता है, ऐसे ही उसे ही हम तरंग कहते हैं। आगे देखिए, महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं क्या है बेटा? महासागरीय जो धाराएं हैं वो एक निश्चित दिशा में ही बहती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं नियमित रूप से बहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कभी रुकती हैं, नियमित रूप से महासागरों की सतह पर बहती हैं और एक ही दिशा में बहती हैं। इन्हें हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। एक गर्म जल धारा का नाम बताइए। तो एक गर्म जल धारा का नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है बेटा इसका? गल्फ स्ट्रीम। जो ये गल्फ स्ट्रीम जल धारा है बेटा, ये इक्वेटर यानी कि विषुवत या भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाती है, ध्रुवों की ओर जाती है। और जहां जहां पर ये गल्फ स्ट्रीम यानी कोई भी गर्म जल धारा जाती है वहां पर जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो उच्च होता है, तापमान बढ़ा हुआ होता है। आगे देखिए, एक ठंडी जलधारा का नाम बताइए। ठंडी जलधारा का नाम है लेब्राडोर। ठीक है, तो जो बेटा ठंडी जलधाराएं हैं, जो गर्म जलधाराएं थी वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक गई, तो जो ठंडी जलधाराएं थी वो वापस लौटेंगी, वो ध्रुवों से निम्न अक्षांशों की तरफ आएंगी। और जहां जहां पर भी ये जलधाराएं आएंगी वहां पर जो तापमान है कैसा होगा? कम। और ये तापमान का बढ़ना और घटना क्यों है? क्योंकि ये जलधारा गर्म है, तापमान को बढ़ाएगी, और ये जो जलधारा है वो ठंडी है, वो तापमान को कम कर देगी। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 11, लवणता किसे कहते हैं? लवणता क्या है? ये लवणता देखिए, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा है। मीन्स यदि हम 1000 ग्राम पानी ले लें, महासागरों का जो पानी है वही लवणीय होता है। ठीक है, उस 1000 ग्राम जल के अंदर कितना नमक पाया जाता है, कितनी मात्रा में नमक पाया जाता है, वही लवणता कहलाती है। अब उस 1000 ग्राम में हम उसकी लवणता को चेक कैसे करेंगे बेटा? मान लीजिए हमने 1000 ग्राम समुद्र का पानी ले लिया और जब हमने उसको बॉईल कर दिया, ठीक है, पानी तो भाप बनकर उड़ गया और जो नीचे नमक बच गया, ठीक है, उस जो नमक की मात्रा है वही उसकी लवणता कहलाएगी। हम उस नमक की मात्रा का वेट करेंगे, ठीक है, उस नमक की मात्रा का वजन करेंगे, वो जितने भी ग्राम निकलेगी वही महासागर के जल की लवणता कहलाएगी। तो लवणता क्या हो गई?
1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा। आगे देखिए, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? वही बात आ गई कि महासागरों की, अभी मैंने बताया महासागर के जल की लवणता निकालते कैसे हैं। और महासागरों की औसत लवणता मीन जब सभी महासागरों की लवणता को चेक किया गया तो उनका एवरेज निकाला गया। तो उनका एवरेज कितना है बेटा? महासागरों की औसत लवणता है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम का 35वां भाग वो महासागरों की औसत लवणता है। आगे देखें, अलवणीय जल के मुख्य स्रोत क्या है? अलवणीय जल जिसे हम यूज करते हैं अपने डेली के काम में यूज करते हैं, हम लोग पीते हैं, और इसे हम ताजा जल भी कहते हैं। ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है? नदियों में है ये जल, तालाबों में है, सोते जो झरने हैं वहां पर है, एवं हिमनद होती हैं जो बर्फ की नदियां। ये सब के सब अलवणीय जल के स्रोत हैं। तो बेटा आपको पता है कि लवणीय जल के स्रोत कहाँ है? लवणीय जल कहाँ मिलेगा? सिर्फ महासागर और समुद्र में, क्योंकि वहीं का पानी खारा है। ठीक है बेटा, तो अब ये हो गए आपके प्रश्न नंबर 13 तक। बेटा आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ लिखिए और फिर उन्हें याद भी कीजिए। ओके।